देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, कहाँ होती है? इसका आंसर कीजिएगा। एक नंबर का क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हम थोड़ा डिले करके देंगे, क्योंकि आपको भी तो देना है ना कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक नंबर का क्या हो जाएगा? देखिए एक नंबर का हो जाएगा मौसिन राम में। ठीक है, मौसिन राम में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। कहता है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है। यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित खासी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ वर्षा अधिक होती है। मौसिन राम में 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। आगे समझ में 2 नंबर चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए हमको थोड़ा ये करना होता है, मतलब जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, अब 2 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? अब बताइए इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं जोड़ा गया है किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 2 नंबर का आंसर करेंगे जिसको मिलेगा 2 करोड़। चलिए 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर हो जाएगा गणराज। समझ में आया? गणराज ऐसे क्या एक शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? नहीं, देखिए कह रहा है नहीं जोड़ा गया है। समझ में आ गया? अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित। देखिए निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कैसे? देखिए कहता है इन्फ्लुएंजा एक ऐसी रोग है ना, जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि विषाणुओं से होने वाले रोग को विषाणु जनित रोग कहते हैं। विषाणु से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? विषाणु जनित रोग कहते हैं। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। रेबीज, खसरा, हर्पीस आदि विषाणु जनित रोग हैं। समझ में आ गया? जो हैजा है, क्षय रोग हैं, ये एंट्रैक्स हैं, आदि जीवाणु जनित रोग हैं। आया ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए समय बहुत कम है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी भी करना होगा, और ये समय ऐसा है कि आप हर दिन 2-3 सेट मारें और मार के अपना क्वेश्चन जो है उसको ऑब्जर्व करें, याद करें, है ना। तो वो वाला समय चल रहा है क्योंकि सर पे एग्जाम है ना, इसीलिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? 4 नंबर, तो 4 नंबर का आप कहेंगे 61वें संशोधन में, है ना जी। ये देखिए 21 पहले क्या हुआ था कि 21 वर्ष आयु थी वोट गिराने की। ठीक है, तो क्या किया गया 61वें संशोधन में? क्या किया गया कि जो वोट गिराने की जो आयु है ना उसको कम कर दी गई। तो कम कितना कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो 21वें संशोधन से ये लागू हो गया कि 18 वर्ष के लड़का हो या लड़की हो, कोई भी क्या कर सकता है? वोट गिरा सकता है। ठीक है, अब देखिए अब आ जाएंगे। कह रहा है कि सन 1988 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे ना समझ में? वो समय कौन था? वो समय था 1988। वो समय था 1988, है ना जी, जब हुआ था 61वें संशोधन, है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? इसका आंसर करेंगे 5 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 5 नंबर कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इसका आंसर तो बिहार में बिल्कुल जाना ही नहीं है। तो कौन सा राज्य ऐसा है जो ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य बन गया है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर का आप कहेंगे 5 नंबर का हो जाएगा सिक्किम, है ना जी। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया, यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान था। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। सिक्किम भारत का वह पहला राज्य था जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, है ना जी। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 6 नंबर। कहता है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था?
तो इसका आंसर आप कहिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी जी का जो था वो है, उसका निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ठीक है, आ गया समझ में? देखिए कह रहा है कि फिल्म गांधी के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो हैं, निर्देशक है ना। कहता है कि यह फिल्म 1982 ईस्वी में, देखिए कब बना है, ये बहुत पहले बन चुका है, 1982 ईस्वी में, समझ में आ रहा है, 1982 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी। यह महात्मा गांधी की जीवनी पर बनी है। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका ब्रिटेन के अभिनेता बेन किंग्सले ने निभाई थी। ये जो गांधी जी का जो रोल था, गांधी जी की जो भूमिका है वो किसने निभाया है? वो ब्रिटेन के रहने वाला अभिनेता बेन किंग्सले ने निभाई हैं। समझ में आ गया? बेन, मेरे साथ बोलेंगे, बेन किंग्सले ने निभाई हैं। समझ में आ गया? वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, सॉरी हैं। 7 नंबर का आंसर बहुत प्यारा है। देखिए अगर आप इसका आंसर देते हैं तो आपको 7 करोड़ यहीं मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का आंसर जो करेगा 7 करोड़ रुपया उसे मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे मिल जाएगा, बस कैश नहीं मिलेगा, है ना। देखिए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, है ना। तो जिसने क्या किया था, ए पे टिक लगाया हुआ था, ए को सही माना हुआ था, उसको हम यहाँ पे दे रहे हैं 7 करोड़। कितना? 7 करोड़ हो गया ना, 7 करोड़ आपको मिल गया, आप जीत चुके हैं। ठीक है, तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ गया? देखिए यहाँ कह रहा है कि जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह अप्रत्यक्ष कराधान है जिसका भुगतान आमतौर पर अंतिम उपभोक्ता करता है। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट डॉट दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया, उसके बाद कहता है कि निकलती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट डॉट देने के बाद खाली स्थान के बाद है निकलती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं, इसका आंसर करना है। कहाँ से निकलती हैं बताइए? 8 नंबर का आंसर करेंगे। 8 नंबर का आंसर बहुत प्यारा है। तो ये निकलती हैं कि यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। समझ में आ गया? याद रहेगा, अमरकंटक है ना जी, अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहता है कि अमरकंटक सतपुड़ा पर्वतमाला की मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनी रेखा कहा जाता है। इस पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर अगर आप नहीं दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अभी बहुत अधूरी है। कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर करेंगे, कौन सी है बताइए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर। फीमर मानव की सबसे, तो कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी अगर हड्डी कोई है वो है फीमर की हड्डी। समझ में आ रहा है? याद रखेंगे फीमर की हड्डी। देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर है। जांघ की जो हड्डियां होती हैं वो क्या है? उसका नाम है जो फीमर है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपीज है। इसका एक और आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। कहता है मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 200 कितनी होती हैं? 206 होती हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी फीमर होती हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। और कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती हैं। कौन सी? स्टेपीज होती हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, अब आ जाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्फा कण के डॉट डॉट खाली स्थान है। ठीक है, डॉट डॉट के, अब फिर यहाँ पे ये वाला के नहीं, डॉट डॉट यहाँ पे देखिए, 1 सेकंड हमको दीजिएगा समय। कहता है कि अल्फा ऐसे अल्फा कण के, ठीक है, उसके बाद डॉट 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 दिया है। उसके बाद कहता है द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण के डॉट डॉट द्विआवेशित आयन होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आंसर करेंगे। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? 10 का आप कहेंगे सी हो जाएगा, हीलियम। तो बहुत अच्छा, हीलियम हो जाए। अल्फा कण के डॉट डॉट द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण के हीलियम, कहता है अल्फा कण के हीलियम द्विआवेशित आयन होते हैं। समझ में आया? देखिए कहता है कि हीलियम होता है। देखिए कहता है कि हीलियम के द्विआवेशित आयन अल्फा कण होते हैं। हीलियम के द्विआवेशित आयन जो है वो क्या होता है? अल्फा कण होते हैं। इसकी संरचना 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के द्वारा होती हैं। समझ में आ गया? हो जो हीलियम के द्विआवेशित आयन है वो अल्फा कण होते हैं। इनकी संरचना 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के साथ द्वारा 2 प्रोटॉन के द्वारा होती हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? अब आ जाएंगे 11 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी
समितियों के संवर्धन से संबंधित है ना जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर करेंगे 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? 11 नंबर तो आप कहेंगे 43B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43B। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो 43B से संबंधित है। आ जाएंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों एवं विनियम की वैधता से संबंधित है। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है और अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों सहभागिता से संबंधित है। आगे समझ में। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? कहता है राजा टोडरमल। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मन लगाने वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कहता है कि राजा, यहाँ देखिए, कहता है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान स्वराज मंत्री थे? राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? अकबर हो जाएगा, ठीक है, अकबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? 13 नंबर का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा स्विच, है ना जी। स्विच ही तो है कि क्या करता है, इसको पूर्ण करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि ऐसी आंतरिक कुंजियाँ जो विद्युत परिपथ को इच्छा अनुसार तोड़ने या जोड़ने का कार्य करती हैं उसे स्विच या कुंजी कहते हैं। जब मन करेगा जोड़ देंगे टिप के, है ना जी, जब मन करेगा उसे तोड़ देंगे टिप के। आगे समझ में, ठीक है, स्विच कहते हैं। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन अपना, कह रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? 14 नंबर का आंसर करेंगे। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? 14 नंबर का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप दे चुके हैं तो कहेंगे पालोस बंदरगाह, है ना जी, पालोस बंदरगाह। कहते हैं जो कोलंबस था उसने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा प्रस्थान किया था? तो पालोस बंदरगाह से उसने अपना महान यात्रा क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब देखिए, कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में स्पेन के पालोस बंदरगाह से अटलांटिक महासागर होकर पश्चिम की यात्रा शुरू की और यह बहामा द्वीप पहुंचा था। उन्होंने अमेरिका की खोज की, है ना जी, इन्होंने अमेरिका की भी खोज की, किसने? कोलंबस ने। आगे समझ में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं, वो सही पर्यायवाची कौन सा है ईश्वर के? 15 नंबर का आंसर करेंगे। 15 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे जगदीश, ईश, है ना जी, जगदीश या फिर ईश भी कह सकते हैं ईश्वर को। अब आइए, ये जो कहता है कि जगदीश और ईश ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। विश्वम्भर विश्वरूप विष्णु के, ठीक है, मोषक तथा रजनीचर चोर के, ठीक है, तथा अंबर दुकलू वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे समझ में। अब देखिए कितने सारे पर्यायवाची शब्द आप यहाँ पे याद कर लेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, कहता है कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल सेवाओं के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है? HTTP, IP, SMTP, PP, है ना जी, PP देख रहे हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा SMTP। ये किसके प्रोटोकॉल के लिए? जो हम लोग ईमेल करते हैं ना, उसके प्रोटोकॉल के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि ईमेल सेवाओं के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का मेरे साथ बोलेंगे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल, देखिए यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है SMTP का पूरा नाम। अब आ जाएंगे गांधी जी की तरफ। देखिए, कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? बताइए
क्यों संचालित करना पड़ा? गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आंसर बता दीजिए। तो 17 नंबर का अपना आंसर हो जाएगा दमकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ क्या किया? चंपारण सत्याग्रह संचालित किया, है ना जी। दमकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ 1917 ईस्वी में क्या किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह संचालित किया गया था। कहता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, पहला, ठीक है। यह 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया गया था। इस सत्याग्रह में गांधी जी को लाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल हो जाता है ना जी। इस सत्याग्रह में गांधी जी को लाने का श्रेय किसका? राजकुमार शुक्ल को जाता है, ठीक है। अब आज ये कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? आरंभ किया था, आरंभ प्रचंड। आइए इसका आंसर कीजिए। 18 नंबर कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से क्या किया गया था जी? दांडी मार्च आरंभ किया गया था, है ना, आरंभ किया गया था। अब देखिए कहता है गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1630 ईस्वी को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को क्या किया? अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1630 ईस्वी को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 19 नंबर पे, ठीक है। 19 नंबर पे कह रहा है क्वेश्चन की सुधी रमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर कीजिए। सुधी रमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल से क्या है? संबंधित है, ठीक है। अब आगे बढ़ें। ओके, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सुधी रमन कप विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्य देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। यह कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। समझ में आ गया? अंतर्राष्ट्रीय सुधी रमन कप विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्यों देश के मध्य आयोजित किया जाता है, देश के मध्य, ठीक है। यह कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, वो कौन सा उदाहरण है? 20 नंबर का आंसर करेंगे। 20 नंबर का क्या हो जाएगा? तो एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, वो है उदाहरण किसका? मटर का। क्या है? मटर का। देखिए अब देखिए इसका थ्योरी कहता है जाइगोमोर्फिक का उदाहरण मटर का पुष्प है। जाइगोमोर्फिक में ऐसे फूलों को शामिल किया जाता है जो एक ही ऊर्ध्वाधर, है ना जी, ऊर्ध्वाधर तल के साथ 2 बराबर हिस्सों में बट जा सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे, कहता है कि पताल शब्द का उचित विलोम क्या है? गगन, आकाश, नभ, ताल। बताइए। पताल कहता है पताल शब्द का उचित विलोम है। पताल शब्द का उचित विलोम है क्या है? 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इसका आंसर करेंगे, कहता है पताल के आकाश हो जाएगा। इतनी इजी क्वेश्चन पूछा था, है कि नहीं। अब देखिए कहता है कि आकाश पताल शब्द का विलोम। अब देखिए कहता है कि ये जो मैथ का सवाल है आप अपना देख लेंगे, ठीक है, ये भी देख लेंगे। कहता है जड़त्व के नियम को ये भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। कहता है जड़त्व के नियम को ये भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को क्या भी कहा जाता है बताइए। 23 नंबर का आंसर कीजिए। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम ना। जड़त्व के नियम, ये भी जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं? गति का पहला नियम। समझ में आ गया? अब देखिए कह रहा है कि जब कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता। यही जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का पहला नियम भी कहा जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, वो कौन सा राज्य में स्थित है? इसका आंसर कीजिए। 24 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा असम, है ना जी। क्या हो जाएगा? असम, ठीक है। देखिए कह रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, है ना। आया समझ में? इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? उसका आंसर हो जाएगा अपना क्या? उसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस।
सिफिलिस, है ना जी, सिफिलिस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है, इसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। 26 नंबर का आंसर करेंगे। 26 नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, क्या है उस समय क्या थी है हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, इसका आंसर करेंगे। 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, समझ रहे हैं ए। कहता है कि आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वस्थ, हम स्वास्थ्य, है ना, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। वही ना करा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, 26 नंबर पे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, 26 नंबर का थोड़ा ये थ्योरी देख लें। कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 22 की थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। आगे समझ में। और देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग के द्वारा, कहता है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग के द्वारा किया गया था, है ना जी। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग किसके द्वारा, यहाँ पे हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था। 27 नंबर का आंसर कीजिएगा, 27 नंबर का आंसर करेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, 27 नंबर का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, है ना। अब ये कहते हैं भारत में बिहार का जिसके उत्पाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है क्या है। तो ये कहता है भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है क्या है, बताइए आंसर। 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 नंबर का आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। 28 नंबर का हो जाएगा लीची, है ना जी। भारत में बिहार का सबसे उत्पादन में विशिष्ट स्थान है वो है लीची, है ना। अब आइए कह रहा है कि भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में है ना, मुजफ्फरपुर में लीची प्रसिद्ध है, इसका विदेश में भी निर्यात होता है। मुजफ्फरपुर से लीची विदेश में भी जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए अपना 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, इसका आंसर करेंगे। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो है भारत के थे, तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, याद रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। आगे बढ़े, कहता है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश की मेरठ में हुई थी। ये देखिए ये जो अपना है ना, ये 1857 ये आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, ये आपको कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, इसीलिए इसको आप ध्यान दीजिए, इस पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए कहता है भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश की मेरठ में हुई थी। याद रहेगा कब हुई थी, 10 मई 1857। याद रहेगा 10 मई 1857 को कहाँ हुई थी, किस राज्य में, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई थी। आगे समझ में। कहता है क्रांति के समय, ये जो 1857 की क्रांति थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये आ गया। फिर कहता है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी था। ये जो था अंतिम, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करेगा तो क्या कहेंगे, लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम लॉर्ड कैनिंग अगर कह देगा कि 1857 के समय कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम वायसराय, प्रथम वायसराय और अंतिम लॉर्ड कैनिंग, याद रहेंगे ना। अब आ जाएंगे, कहता है निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, शाख का औपचारिक स्रोत है। 30 नंबर का आंसर करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 30 नंबर का आंसर करेंगे, है ना जी। कहता है निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना सहकारी समितियां, है ना, सहकारी समितियां इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहकारी समितियां। कहता है निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, तो सहकारी समितियां हैं जो औपचारिक स्रोत है ना जी। देखिए कह रहा है कि शाख का औपचारिक स्रोत सहकारी समितियां हैं। ऋण अथवा शाख हेतु वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में बांट दिया गया, एक संस्थागत एवं संगठित संस्थाएं और दूसरी गैर संस्थागत एवं असंगठित संस्थाएं। ठीक है, कहता है कि संस्थागत संस्थाओं में सहकारी शाख समितियां, व्यावसायिक बैंक आदि आते हैं और गैर संस्थागत संस्थाओं में साहूकार और व्यापारी आते हैं। समझ में आया। ठीक है,
तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। कहता है निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा कौन सा वर्ष बताइए। 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लाल वर्ष है ना। कोहरे से न्यूनतम क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। देखिए कहता है लाल रंग की तरंग धैर्य अन्य सभी रंगों से अधिक होती है, कोहरे में भी लाल रंग का प्रकीर्ण न्यूनतम होती है ना। अब आ जाएंगे कितना नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का आंसर बताइएगा। कहता है 50 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, 32 नंबर का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा ईज। 50 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस है ना, 50 मील्स इसमें ईज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए किया जाता है। 33 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, है ना। 33 नंबर का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो ये है हाइड्रोमीटर है ना जी। हाइड्रोमीटर को मापने के लिए है ना जी क्या करते हैं, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट क्या करते हैं, गुरुत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। आइए अब क्वेश्चन देखिए आगे बढ़ रहे हैं। कहता है एक तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, वायु दबाव मापने के लिए बोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 34 नंबर का आंसर करेंगे कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट टेंस पैसेंजर्स ट्रेन टू पैसेंजर्स ट्रेन। फिर कहता है टू स्मोक इन द, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे आप, 34 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे बताइए। तो आप लगाएंगे इसमें 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आर नॉट अलाउड है ना, आर नॉट अलाउड है ना। अब आ जाएंगे 35 नंबर की तरफ। कह रहा है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसका आंसर करेंगे समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके 35 नंबर का आंसर करेंगे। 35 नंबर में क्या हो जाएगा, 35 नंबर का आंसर करेंगे 35 नंबर में क्या हो जाएगा, 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 35 नंबर का आंसर हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समझ रहे हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। पता है समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं होने के कारण उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अब आ जाएंगे कितने, गांधी जी 36 नंबर पे। कहता है गांधी जी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, गांधी जी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है इसका आंसर कहता है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर का आंसर कीजिएगा। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 नंबर का आंसर हो जाएगा चंबल है ना जी। चंबल बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो चंबल की नदी पर है ना, क्या हो जाएगा चंबल के नदी पर। कहता है चंबल नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला के जनपाओं की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। महाराणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक बार आप ठीक से देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरकार के स्वामित्व के क्षेत्र कहलाता है, सरकार के स्वामित्व के मित्त का क्षेत्र कहलाता है, वो क्या कहलाता है बताइए। निजी क्षेत्र कहलाते हैं या फिर सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं या मिश्रित क्षेत्र कहलाते हैं या असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाते हैं। 37 नंबर का आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 37 नंबर का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। लगभग सारे सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है कहता है सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ सरकार का स्वामित्व होता है। मिश्रित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही कार्य करते हैं। अब आ जाएंगे 38 नंबर। कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। 38 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। 38 नंबर बताइए क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 38 नंबर के क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। इसको याद रखना है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 20 होती है। ठीक है अब आइए कहता है कैल्शियम Ca में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 20 है, अतः इसकी परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है ना जी, संयोजकता क्या होती है 2 होती है। आगे समझ में। अब आ जाएंगे अपने 39 नंबर अपना क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है
अब देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। कहता है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसमें, किसके द्वारा निर्मित होता है बताइए। कहता है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण, जो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा निर्मित होता है। 40 नंबर का आंसर कीजिएगा, किसके द्वारा निर्मित होता है ना, किसके द्वारा निर्मित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का हो जाएगा उत्पादक द्वारा होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा, है ना, उत्पादक द्वारा। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर का। खाद्य श्रृंखला में 3 पोषी स्तर हैं। पहला पोषी स्तर हरे पौधे, दूसरे पोषी स्तर शाकाहारी जंतु, तीसरा पोषी स्तर मांसाहारी तंतु हैं। शाकाहारी जंतु को प्रथम उपभोक्ता और मांसाहारी जंतु को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। एक बार और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है शाकाहारी जंतु को क्या कहते हैं, प्रथम उपभोक्ता, और मांसाहारी जंतु को क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना जी। तो प्रथम में आप हैं कि द्वितीयक में है, आप ये भी देख लेना, अपना देखना है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही, इसको भी हम कहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी लगभग सारे सेट में देखने को मिल रहे हैं। इमल्सन, ये जो इमल्सन है उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो शायद कुछ काम बन सकता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। तो इमल्सन का उदाहरण क्या है, बादल है कि धुआं है कि दूध है कि कोहरा है। इसका आंसर करेंगे, हम देख रहे हैं कि लगभग बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। तो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा दूध एक इमल्सन का उदाहरण है ना। ना ही तो बादल है, ना ही धुआं, ना ही कोहरा। समझ में आ गया। देखिए कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभिसरणीय तरल पदार्थ से बने मिश्रण को पायस यानी कि इमल्सन कहते हैं। दूध पायस का उदाहरण है, कोहरा, धुआं, बादल आदि एरोसोल का उदाहरण है ना। इसमें एक और क्वेश्चन आपको याद करना है। कहता है कोहरा, देखिए अगर अगले बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा चेंज कर दे। तो इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोहरा, धुआं, बादल आदि किसके उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि एरोसोल का उदाहरण है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मधुमेह दिवस मनाया जाता है। हम आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध करेंगे कि जितने भी आप सेट कर रहे हैं, मेरे द्वारा कराए गए हैं, जितने भी सेट कराए गए हैं, उसमें जो भी दिवस पूछ रहा है ना, दिवस पूछ रहा है, क्या अच्छे से कलम नहीं हुआ है, जो दिवस पूछा गया है ना, दिवस, उसे आप याद करके जरूर जाना है। नहीं तो हो सकता है कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो जितने से सारे सेट करा रहे हैं हम, उसमें आपको अच्छे से इसको रीड कर लेना है। ये जो दिवस होते हैं ना, इसको अच्छे से रीड कर लेना है, तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो 42 नंबर का आंसर आप दे भी चुके होंगे। इसका आंसर क्या दिए हैं बताइए। इसका आंसर दिए हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या किया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को, है ना। 14 नवंबर को कहता है कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस, देखिए यहाँ पे भी दिवस दिया हुआ है, इसको सबको याद करना है आपको। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो सभी से अनुरोध है कि कृपा करके आप लोग इस सारे जो दिवस है ना, उसको याद करके ही जाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 43 की नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग के वर्तमान में जो अभी हैं, उनका उपाध्यक्ष कौन है, इसका नाम बता देना है। आप अगर सोशल मीडिया की यूज करते हैं तो आपको ये पता ही होगा। 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। 43 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना क्या, सुमन बेड़ी, है ना जी, सुमन बेड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेड़ी है। ठीक है, सुमन बेड़ी। अब आ जाएंगे कितने नंबर क्वेश्चन पे। अरे बब्बा, ये नहीं है, आप लोग गलत ही समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये भी याद रखेंगे कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेड़ी हैं। सुमन बेड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का स्थान ग्रहण किया है। इन्होंने पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का स्थान। तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता ... हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गलती कर दिया गया है ना जी, लेकिन आप अपना देख लेंगे। कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता ... हैं। कौन है बताइए, है ना जी, कहाँ के हैं। तो आप इसका आंसर कीजिए, कहाँ के हैं। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम नया विजेता कहाँ से,
तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1995 में भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की। इसकी स्थापना की, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई है देखिए, कहते महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1995 में भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की। कब की? 1995 में। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इन लोगों का नाम थोड़ा अजीबोगरीब होता है। कहता है शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। आज ये अब अपना देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एटीपी के अंतस्थ फॉरेस्ट सल ग्रह बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? एटीपी के अंतस्थ फॉरेस्ट संलग्न है ना, संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा 30.5 kJ मोल, है ना जी, kJ मोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है एटीपी के अंतस्थ फॉरेस्ट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर 30.5 kJ मोल तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। अब आ जाएंगे अपने 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंधेर तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर सोच समझ के दीजिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है किसके द्वारा, है ना। 46 नंबर का आंसर करेंगे किसके द्वारा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा, है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा, है ना। कहता है मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने या किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 47 नंबर पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कहता है निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? 47 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए? 47 का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए, है ना जी। 47 का आंसर कहेंगे कि भुंगन समिति है जो क्या करती है, चुनाव के सुधार से इसकी कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है ना जी। अब देख कहता है कि 1988 की थंगून समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। 1988 की जो है थंगून समिति पंचायती राज संस्थाओं से क्या है, संबंधित है। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से है। आ गया समझ में? किससे? चुनाव सुधार से। अब आ जाइए कितना नंबर पे? 48 नंबर। कहता है INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है, क्या है? टैंक है कि मिसाइल है कि विमान वाहक पोत है कि हेलीकॉप्टर है? बताइए। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वो क्या है? 48 का आंसर करेंगे, वो बताइए क्या है? वो खबरों में जो था वो क्या है? तो आप कहेंगे विमान वाहक पोत है, जो अभी हाल ही में क्या था, खबरों में, है ना। कहता है INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा विमान वाहक पोत, है ना, उस समय के क्वेश्चन। कहता है INS विराट भारतीय नौसेना का एक विमान पोत था, इसे भारतीय नौसेना ने 2017 में हटा दिया था। INS विराट भारतीय नौसेना का क्या था? एक विमान पोत था, इसे भारतीय नौसेना ने 2017 में इसको हटा दिया। 49 नंबर, 50 के बहुत ही करीब। आ जाइए। कहता है काल बैसाखी चलती हैं राजस्थान में चलती हैं कि महाराष्ट्र में चलती हैं कि मध्य प्रदेश में चलती हैं कि पंजाब में, पश्चिम बंगाल में चलती है? बताइए। इसका आंसर क्या है? 49 का आंसर कीजिए। काल बैसाखी चलती हैं, कहाँ चलती हैं? पश्चिम बंगाल में चलती हैं। आगे समझ में? पश्चिम बंगाल में चलती हैं। कहता है बैसाख के महीनों में चलने वाली वर्षा युक्त पवनों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इन तूफानों को असम में बारदोली छीरा कहा जाता है। बारदोली छीरा। बैसाखी के महीने में चलने वाली वर्षा युक्त पवनों को पश्चिम बंगाल में क्या कहता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इन तूफानों को असम में बारदोली छीरा कहा जाता है। 50 नंबर कहता है कि काइक, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काइक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? का बताइए 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि आंसर हो जाएगा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, है ना जी। काइक प्रवर्धन का लाभ यह है कि आनुवंशिक रूप से समान होते, कहता है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर। कहते हैं कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। समझ में आया? कहता है किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे, वर्धी भाग किसको कहते हैं? जैसे जड़,
तना पति द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। समझ में आ गया। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया, किसने किया था। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 51 नंबर बताइए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने उसके पश्चात ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, किसने भैया बताइए। CR दास ने, CR दास ने, है ना जी। अब देखिए यहाँ पे 51 नंबर का जो थ्योरी है, कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने, देखिए ये गांधी जी वाला जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं गांधी जी से, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के पढ़ना है। कहता है यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कह देगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की, तो आपको करना है 1920, ठीक है। 1922 ईस्वी में चौरा चौड़ी नामक, देखा चौरा होगा, चौरा चौड़ी नामक घटना के बाद गांधी जी ने 1922 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, बंद, वापस ले लिया, ठीक है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और 22 में असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वापस कर लिया, ठीक है। कहता है इसके बाद दिसंबर 1922 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया, स्वराज पार्टी की, क्या किया, स्वराज, यहाँ पे हो जाएगा स्वराज्य, है ना जी, स्वराज पार्टी की क्या किया, स्थापना किया, ठीक है। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही हैज़ बीन वेटिंग हियर, वो क्या, वेटिंग हियर ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक होगा, ठीक है, 6 ओ क्लॉक हो जाएगी, यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 52 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर का आंसर आप कहेंगे कि सिंस हो जाएगा, वेरी गुड, सिंस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर 53 का। देखिए कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया, देखिए साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। 53 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 53 नंबर का आंसर करेंगे। 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा की समूह के उदाहरण है, कोई तो समूह है ना, तो वो समूह का नाम है मोनेरा। क्या नाम है, मोनेरा, ठीक है। अब देखिए कहता है माइक्रोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा समूह के उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय तंतुमय लवण है ना जी, अलवन जलीय समुद्री अथवा स्थलेज शैवाल हैं, ठीक है। 53 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है 54 नंबर, किस संगठन ने मेरी सहेली नाम पहल प्रारंभ की है। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है। 54 नंबर का आंसर बताएंगे। देखिए हम लोग 60 के बहुत करीब हैं, अब हम लोग तुरंत 100 के करीब जाएंगे, उसके बाद जश्न मनाएंगे, उसके बाद अपना रिजल्ट देखेंगे कि हमने कितना सही करा और कितना गलत किया। अभी हम जॉब से कितना दूर हैं और कितने पास हैं, है ना जी। 54 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। 54 नंबर का आंसर बता दीजिए। 54 नंबर का हो जाएगा भारतीय रेलवे। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल की प्रारंभ किया, क्या हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने किया, ठीक है। देखिए पता मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत अक्टूबर 2020 में भारतीय रेलवे ने की है। इस पहल का उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। वेरी गुड। अब कहते हैं बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो समझिए कि कमजोरी है अभी। आइए इसका आंसर कीजिए। कहता है बिहार, देखिए कहता है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है कितनी। 55 नंबर का आंसर करेंगे, कितनी है बताइए। 55 नंबर क्या हो जाएगा। तो आप तो कब के आंसर दे चुके होंगे, कहेंगे 243। वेरी गुड। आ जाइए। भारत के बिहार राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हैं, जिसमें उच्च सदन बिहार विधान परिषद और निम्न सदन बिहार विधानसभा हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 56 नंबर को क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 56 नंबर कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्ट्रॉन्ग का बताइए क्या हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा। 56 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्टडी, है ना जी, स्टडी। अब आ जाइए, अब आएंगे अपना 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। देखिएगा अपना देख लेना थ्योरी। कहता है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती हैं। रबी फसल की, खरीफ की, जलीय की, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग गाँव से हैं तो इसका आंसर जरूर करेंगे। कह रहा है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, यानी कि ठंडे के मौसम में उगाते हैं, और नवंबर से अप्रैल वो कहलाती हैं, कौन से फसल कहलाती हैं, है ना जी। बताइए कौन सा फसल कहलाती, कौन सा फसल कहलाती हैं। 57 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना क्या, अरे बब्बा, रबी फसल, है ना। उसी समय ना बोते हैं हम लोग क्या, गेहूँ,
है ना जी। अब देखिए कहते हैं रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई कर अप्रैल मई में काटी जाती है। चना, सरसों, गेहूं, मटर, राई, जौ आदि सब रबी फसल हैं, है ना जी। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व जो है सोलर सेल होते हैं ना उसको बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 58 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि सिलिकॉन का, है ना जी, सिलिकॉन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ना सोलर सेल बनाने में। अब आएंगे कितना, कहता है सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। यह सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अब आ जाएंगे फिर गांधी जी पे। कहते हैं गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। 59 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हम लोग 60 के करीब हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन घटते जा रहा है ना जी। अब इसका आंसर कीजिए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। क्या हो जाएगा, चरित्र निर्माण, ठीक है। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या, चरित्र निर्माण होना चाहिए था। अब देखिए चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा, ठीक है। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय चरित्र निर्माण होना चाहिए था। कहता है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका आंसर कीजिए, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 नंबर का आंसर बता दीजिए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का कहता है कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हो जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित है, ठीक है। 60 नंबर का आंसर हो गया। अब आएंगे कितने नंबर की तरफ, हम लोग आएंगे 61। कहते हैं भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DBI चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। कहते हैं भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DBI चंद्रचूड़ हैं। ये याद रखना है कि अभी जो वर्तमान में है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, DBI चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। डीबा से याद रखना है DBI। कहते हैं ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, चंद्रचूड़ हैं, तो ये है 50वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 50 नंबर मतलब भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित थे। आगे समझ में। अब देखिए कह रहा है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर कीजिए। 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। 61 नंबर का आप कहेंगे कि ये 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2, है ना जी। कितने, ओजोन का एक अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। कहता है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन वी लो, है ना जी। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। इसका आंसर 62 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 62 नंबर का आंसर बताइए, क्या हो जाएंगे 62 नंबर का आंसर बता दिए, क्या हो जाएंगे सर। इसका आंसर हो जाएगा अपना आई टूक द डिसीजन, है ना जी। द डिसीजन वॉज टेकन बाई मी, आई टूक द डिसीजन। यहाँ कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो ये अपना एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब आ जाएंगे कितने नंबर, 63 नंबर पे। कहता है फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कंसेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। कहता है सी स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट लेबिलिटी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देंगे 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 63 नंबर का आंसर हो जाएगा, बता दीजिए क्या हो जाएगा। 63 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, कैन, ठीक है। 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कैन। आइए 64 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज, यहाँ जौ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कलम किधर गया, यहाँ पे क्या है सर, जौ है, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज रक्षा संबंध जिसे कार्ड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है, बताइए। जिसे कार्ड के रूप में जाना जाता है, क्वाड ना जी, क्वाड के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है का सदस्य नहीं है। 64 नंबर का आंसर करेंगे, बताइए फटाक से। 64 नंबर का आंसर है ना जी। तो आप कहेंगे रूस, कौन कौन जानता है, उसे 1 करोड़ मिलेगा मिलेगा ना, दीजिए 1 करोड़। अरे कलम गिन नहीं रहा है, 1 करोड़ कॉलम देने से मना कर रहा है चलिए आगे बढ़िए। कहता है कार्ड है ना जी, चतुर्भुज सुरक्षा संबंध अमेरिका, भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक राजनीतिक मंच है। रूस इस मंच का सदस्य नहीं है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस कहते हैं बायोगैस का मुख्य घटक है। इसका आंसर कीजिएगा। 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 65 नंबर का आंसर कीजिए। 65 नंबर का देखिए ये वाला 4 नहीं है यहाँ पे, इससे नीचे 4 है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा 65 नंबर का आंसर बताएंगे तो आप कहेंगे ए हो जाएगा, CS4, ठीक है। तो CS4 राइट आंसर है, ठीक है। देखिए ये वाला अपना राइट आंसर हो गया। देखिए कह रहा है कि बायोगैस एक उत्तम घरेलू ईंधन है, ठीक है। यह बिना धुआं उत्पन्न किए पर्याप्त ऊष्मा भी देता है।
इसका मुख्य घटक CS यहाँ हो जाएंगे 4, ठीक है, क्या हो जाएंगे CS4। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर संबंधित थे, किससे संबंधित? 66 नंबर का आंसर कीजिए। 66 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? कहता है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर संबंधित थे, क्या खगोल विज्ञानी थे, क्या साहित्यकार थे, क्या वित्त मंत्री थे, क्या थे बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहित्यकार थे, है ना जी, साहित्य से इनका संबंध है ना। कह रहा है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र मैथिली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार में से एक हैं, अमर नामक साहित्य इन्हीं से संबंधित है। इन्हें 1983 ईस्वी में क्या किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। 67 नंबर आपने देख लेंगे, मैथ के सवाल है। कहता है 68 नंबर की वनस्पति तेलों में साधारणतः होती हैं, क्या होती हैं बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती हैं, क्या होती हैं? 68 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे कि लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, तो वेरी गुड, है ना। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। कहते हैं लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। कहता है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, कहाँ स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, वो कहाँ है? 69 का आंसर बताइए, वो कहाँ है? वो है भारत में, है ना। कहाँ है? तो भारत में है ना जी। देखिए कह रहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निकट हानले में दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, ठीक है। अब आ जाएंगे कहाँ पे? 70 नंबर क्वेश्चन कहता है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर करेंगे 70 नंबर का क्या हो जाएगा? 70 नंबर का आंसर बताइए, है ना। तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है सबरीमाला। देखिए सबरी याद रखेंगे, सबरी से सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में, ठीक। कहता है भगवान, है ना। 70 नंबर। अब 71 नंबर अब अपना देख लेना है, मैथ है। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, कौन कर सकता है लोकसभा को भंग? 72 नंबर का आंसर करेंगे बताइए। 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति कर सकता है ना। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने की अंतिम शक्ति होती है, ठीक है। अब आइए ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? 73 नंबर का आंसर कीजिए। 73 नंबर का आंसर करेंगे, कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? 73 नंबर का आंसर करेंगे। 73 नंबर का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। 74 क्वेश्चन कर रहा है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? बताइए टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? 74 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 74 का क्या हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है। टमाटर किस अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है टमाटर, है ना। कहता है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत नींबू, टार्टरिक, है ना जी, टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली, और ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। अब देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपको याद कर लेने हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत नींबू, है ना। अब कह रहा है कि टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इमली, और ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। याद हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 76 नंबर पे। कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कहता है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? 76 का आंसर करेंगे। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या बताइए? माइकोन्ड्रिया, है ना जी। क्या हो जाएगा? 76 नंबर का आंसर माइकोन्ड्रिया, है ना। निम्नलिखित में से जो कोशिकांग होते हैं कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, इसको ही कहलाता है, ठीक है, माइकोन्ड्रिया को, ठीक है। अब आइए कह रहा है कि केंद्रक, गोल्जिकाए, माइकोन्ड्रिया, राइबोसोम आदि कोशिका के अंग हैं। माइकोन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। यह कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। कोशिकांग राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे कितने नंबर? निम्नलिखित में से किसने, कहते हैं निम्नांकित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? बिजनेस द स्पीड, है ना जी, स्पीड, कहता है बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, इनके चर्चे बहुत हैं बिल गेट्स के, है ना। इनका नाम क्या है? बिल गेट्स। किस पुस्तक का नाम क्या है? बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट। आइए
कहता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट्स 11 है ना जी 11 पुस्तक नामक 11 है ना द स्पीड ऑफ थॉट्स ये कुछ नहीं है नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 1999 में प्रकाशित हुई थी। अब इसको याद रख लेना है, जिसका बर्थडे हुआ था 1999 में, वो अपना याद रखेंगे। 1999 वाले शायद फॉर्म भरे होंगे या नहीं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। 78 का आंसर करेंगे। 78 का क्या हो जाएगा बताइए, है ना। 78 का क्या हो जाएगा, कह रहा है निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं, वो है अमीबा। क्या है, अमीबा, ठीक है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जिसमें एक एकल कोशिका होती है या एक परजीवी पोषक पर आधारित जीव है। इसकी अधिकांश जातियाँ झीलों, तालाबों, नदियाँ, पानी के गड्ढों आदि में पाई जाती हैं। 79 का क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम लोग 100 के बहुत करीब आते जा रहे हैं और पार्टी तो बनता है जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो, है ना जी। 80 प्लस जिसको आएगा वो पार्टी करेंगे, है ना। आइए, कहता है निम्नलिखित में से पुष्पित, है ना, पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, इसका आंसर करेंगे। 79 का क्या हो जाएगा बताइए। 79 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे अंडा, डिम्ब, है ना जी। तो निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, वो है अंडा। देखिए कह रहा है कि अंडाशय, जुग्मनज, पादप तथा दलपुंज का द्विगुणित भाग है। अंडा, डिम्ब, पुष्पित पादप का द्विगुणित भाग नहीं है। 80 नंबर का क्वेश्चन है। अरे बाबा, 80 नंबर का क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। कहता है 80 नंबर कह रहा है कि सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है, कौन सा सर्वनाम है बताइए। सड़क पर खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। 80 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कोई खड़ा है बताइए। अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, है ना। ये है सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का बोध न हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना जी। अब आ जाए कितने नंबर पे, 81 नंबर। कहता है कि पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, क्या कहलाता है। नीति आयोग, योजना विभाग, नीति कमीशन, क्या कहलाता है। पूर्व योजना आयोग का अब कहलाता है। 81 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 81 नंबर का आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग कहलाता है ना। नीति आयोग कहलाता है। देखिए 100 क्वेश्चन देते देते मेरा मुंह एकदम भाकुर जैसन हो गया है, बोलते बोलते, समझ रहे हैं, बहुत हार्ड है, कंटिन्यू बोलते रहना। देखा रहा है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वर्ष 2015 में भारत सरकार ने थिंक टैंक के रूप में एक नए आयोग नीति की स्थापना की थी, है ना। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वर्ष 2015 में भारत सरकार ने थिंक टैंक के रूप में एक नए आयोग नीति आयोग की स्थापना की थी, है ना। 82 नंबर मैथ है अपना, देख लेना। 83 नंबर पे आते हैं। कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। कौन से भाग में क्या है, मूल अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। 83 नंबर का आंसर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे कि भाग कितना, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। कहते भारतीय संविधान की भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 2 में है, ठीक है। क्या कहते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ, है ना जी, और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 2 में है। कहता है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 84 का आंसर करेंगे, फटाक से करेंगे, ठीक है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कहता है सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, 84 का आंसर, ठीक है। 84 का सी। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, हम लोग आएंगे 85 नंबर। देखिए अब जशन की बारी आ रही है ना। कहता है निम्न में से किस दिक परिवर्तन का युक्ति में विभक्त वलय कार्य करता है। निम्न में से किस दिक परिवर्तक का युक्ति में विभक्त वलय कार्य करता है। 85 का आंसर करेंगे, बता दीजिए क्या हो जाएगा। 85 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, है ना। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे विद्युत मोटर, है ना। निम्न में से किस दिक परिवर्तनक कहते हैं परिवर्तक का युक्ति में विभक्त वलय कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर में करता है। विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक परिवर्तक का कार्य करता है, ठीक है। 86 का आंसर करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है।
अगर ये आंसर नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं बताइए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? 86 का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 86 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा ना। 86 का आंसर हो जाएगा चिनाब। क्या हो जाएगा सर? चिनाब। ठीक है, 86 का आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब, है ना। अब आइए, ये नहीं है, ये चेनाब लिखा है, गलती से लिखा गया है, लेकिन ये वाला अपना राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? अब आ जाएंगे, देखिए कह रहा है कि कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह समुद्र तल से 559 मीटर ऊंचा है। यह एक आर्क ब्रिज है जो स्टील और कंक्रीट से बना है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? अगर आप बिहार में हैं, और इसका आंसर आपको पता नहीं है तो आपको बिहार छोड़ देना चाहिए है कि नहीं बताइए। 87 का आंसर कीजिए। 87 का आंसर कीजिए, छोड़ के जाना नहीं है, ऐसे ही बोल दिए। ठीक है, 87 का आंसर हो जाएगा सोनपुर। ठीक है, सोनपुर है। ठीक है, तो बिहार के सारण जिले के सोनपुर नामक पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ना जी। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। इसे ही क्षेत्र का मेला भी कहते हैं, है ना। यहाँ देखिए कह रहा है बिहार के सारण जिले के सोनपुर नामक पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ना। यहाँ हो जाएगा लगता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये छूट गया है बाई मिस्टेक। आप कहेंगे कि बार बार छूट गया है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्या कीजिएगा, है ना। कहता है यह मेला कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। इसे ही क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, टाइपिंग की बात है, हम भी नहीं बोल सकते ना, है ना। कह रहा है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। 88 का आंसर बताइए। 88 का सुंदर, कहता है सुंदर शब्द का विपरीत उल्टा क्या हो जाएगा बताइए? असुंदर, है ना जी। असुंदर, बदसूरत नहीं होगा, असुंदर हो जाएगा, है ना। कहते सुंदर, असुंदर, कुरूप, भद्दा, भोंडा, हाँ, आदि सभी सुंदर शब्द के विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करा एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट। अब देखिए ये आ गए कितना कंप्यूटर के सवाल हैं। कहता है एक नए डॉक्यूमेंट हैं, उसको खोलने का शॉर्टकट की क्या है बताइए। 89 का आंसर कीजिए। 89 का आंसर करेंगे। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, कौन सा शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? 89 का आंसर कीजिए, है ना। 89 का आप कहेंगे, कंट्रोल दबा के एन दबाएंगे तो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, और राइट जवाब। अब आ जाएंगे कितने? कहता है कंप्यूटर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+N का उपयोग कंप्यूटर में नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है। अब अपना 90 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ये है मैथ्स के सवाल। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदोक्त शब्द, कहता है वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, वो क्या होगा? 91 नंबर का आंसर बताइए। 91 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, है ना। 91 नंबर का आंसर बताएंगे तो आप कहेंगे 91 नंबर का आंसर हो जाएगा कितना? बी हो जाएगा। कहेंगे वेद प्लस उक्त, वेदोक्त शब्द की सही संधि विच्छेद हैं जो है वेद प्लस उक्त हैं, वेद प्लस उक्त, है ना, वेदोक्त। आइए, कहता है पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है, वह है कौन सी हैं बताइए, वो कौन है? पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है, वह है क्या? 92 नंबर का आंसर करेंगे, वह क्या है? वह है ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, है ना जी। ऊंची कृषिगत और समृद्धि दर है। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? देखिए कहता है कि ऊंची कृषिगत समृद्धि दर से पंजाब राज्य ने गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है। हरित क्रांति से 1960 के दशक के माध्यम में पंजाब को कृषि क्षेत्र में लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आ जाएंगे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत क्या था? रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत क्या था? अल्फा कण के स्रोत के बारे में बताइए। 93 नंबर के क्या हो जाएंगे आंसर? 93 नंबर के आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। तो 93 नंबर का हो जाएगा हीलियम नागिक, है ना जी, हीलियम नागिक। कहता है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत क्या था? हीलियम नागिक था। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर? कहता है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत हीलियम नाभिक था। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में बहुत तेजी से घूमते हैं। ठीक है, कहता है किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। इसका आंसर कीजिए। 94 नंबर। देखिए जश्न की तैयारी एकदम धामोधाम से करिएगा, ऐसे तो देखिए 94 पे आ गए हैं। अब तुरंत आप 100 पे आने वाले हैं, उसके बाद तो पार्टी ही पार्टी होने वाला है। क्या बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसका आंसर कहता है कि किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। 94 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सबको छोड़ के विराट कोहली पे लगाते हैं ना जी, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। इसको क्या किया गया है?
प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। हाँ, कहते विराट कोहली को विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। 1990 के दशक के लिए यह सम्मान सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादक वाली किस्में हैं। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं। 95 का आंसर करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा। 95 का आंसर बताइए। 95 का आंसर क्या हो जाएगा सर? 95 का आंसर बताएंगे तो आप कहेंगे गेहूं का, है ना, सोनालिका। कभी कभी गेहूं को सोना भी कहा जाता है। कहता है सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? गेहूं का। ठीक है, अब देखिए कह रहा है गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्में सोनालिका तथा कल्याण सोना है। गेहूं एक रबी फसल है। माठौ वर्षा गेहूं के लिए उपयोगी होती हैं, है ना जी। मावठ वर्षा क्या होती हैं? गेहूं के लिए उपयोगी होती हैं। 96 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सरकारी आयोग बनाया गया था किसके लिए? बताइए क्या करने को, बताइए। कहता है सरकारी आयोग बनाया गया था। 96 नंबर का आंसर करेंगे, कहें केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था, है ना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे, कह रहा है केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, है ना। अब आ जाएंगे कितने? 97 नंबर। कहता है मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। जो बाहरी के हिस्से हैं उसको क्या कहते हैं बताइए? कनपट्टी कहते हैं। कहते हैं मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर कहते हैं कर्ण पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, कर्ण पल्लव कहते हैं, कनपट्टी नहीं करना है। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्ण पल्लव कहते हैं। मनुष्य के कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, बार बार कहता है मनुष्य के कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। याद रखना है, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कान श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग होता है। कान श्रवण प्रणाली का क्या है? मुख्य अंग है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, हम बता रहे हैं कैसे लिखा हुआ है। कहता है राष्ट्रीय मतदान कहता है राष्ट्रीय मतदाता किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर कीजिए। 98 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 98 नंबर का हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को करा है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवा मतदाताओं को मतदान के लिए उत्साहित करना है। ठीक है, अब आइए, कहता है रूस में ड्यूमा क्या है? इसका आंसर कीजिए। रूस में ड्यूमा क्या है? देखिए आप लोग अभी बहुत करीब हैं जश्न की तैयारी में, है ना। कहिए रूस में ड्यूमा क्या था, बताइए रूस में ड्यूमा क्या था? 99 नंबर का आंसर करेंगे। ड्यूमा मतलब संसद, है ना। रूस में ड्यूमा क्या था? संसद था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रूस में संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। अमेरिका में संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। जापान में डाइट, चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, अफगानिस्तान में शोरा आदि है। ठीक है, तो इसको भी एक बार ध्यान रखना है। अब आ जाएंगे अपने 100 नंबर, यही आखिरी है। कहता है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? बताइए। यहाँ लिखा है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? 100 नंबर का आंसर बताइए, क्या कह दिया, है ना। क्या कर दिया? कह दिया निर्धन से निर्धन के सम्मान हो। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार हम देख चुके हैं सेट में, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? निर्धन से निर्धन के सम्मान हो। ठीक है, अब आ जाइए, कहता है लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक हैं जिन्हें अब तक के सबसे महान लेखकों में से एक माना जाता है। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा निर्धन से निर्धन के सम्मान हो। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब आप लोगों की बारी आई है पार्टी का। ठीक है, तो पार्टी में आपको बस इतना ही चलाना है, कोई स्प्राइट नहीं चलाना है, ना ही कोई मिठाई चलाना है। बस कमेंट में चलाना है कि आपका 100 नंबर में से कितना नंबर मिला। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।